नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ चर्चा के लिए मेरे साथी पत्रकार साथी अदिति और मुकुंद। आज हम जिन 3 मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला है लेबर कोड। श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने लेबर कोड 4 नए लेबर कोड को नोटिफाई कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है। क्या होगा इसका असर? मुद्दा नंबर 2, डीपीडीपी नियम, डेटा का प्रोटेक्शन या जनता के अधिकारों पर चोट, आरटीआई पर चोट। मुद्दा नंबर 3, क्यों जानलेवा होती जा रही है एसआईआर, कई राज्यों में बीएलओ ने की आत्महत्या। तो सबसे पहले बात 4 नए लेबर कोड की। 2019-20 में ये लेबर कोड संसद से पारित किए गए, लेकिन तमाम विरोध के चलते इन्हें लागू नहीं किया गया। अब जाकर 2025 में 21 नवंबर को मोदी सरकार ने इन्हें अधिसूचित कर दिया है, यानी ये लागू हो गए हैं कल से 21 नवंबर से। इसका क्या है मतलब? ये कितना मजदूरों के फायदे में है, कितना मालिकों के हित में है, किस तरह से देखा जाए? क्या ये कोई सुधार है या हमें फिर पीछे ले जाया जा रहा है? इस सब पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। मुकुल जी, सबसे पहली बात तो ये, अब हमारे देश में मजदूरों के हक में कानून कम बचे हैं और ये मालिकों के पक्ष में ज्यादा हो गए। तो अब ये कोडिफिकेशन हुआ है। हमारे यहाँ जो अधिकार थे कानून, उसको हटाकर अब कोडिफिकेशन किया गया है मोदी सरकार द्वारा। इसका लगातार विरोध हो रहा है और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने तो इसको यहाँ तक कह दिया है जो ये जेनोसाइडल अटैक तक है मजदूर वर्ग पर। मुकुल जी, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा मानना है कि इन कोड को जब डिकोड किया जाएगा और किया जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि इससे मजदूरों का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है। और यह भी समझ में आ रहा है कि चाहे आप कितना विरोध करें, जनता विरोध करें, मजदूर विरोध करें, किसान विरोध करें, लेकिन मोदी सरकार जो चाहती है, जो मनमानी करना चाहती है, उसे वो कर रही है। उसके लिए उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अदिति, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल जी, मेरा ये मानना है कि ये जो लेबर कोड है ये एक आखिरी कुठाराघात है, क्योंकि हमारा देश का मजदूर वर्ग मेरे हिसाब से 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी हैं वो पहले ही गुलाम बन चुके हैं। ना उन पे पास जॉब सिक्योरिटी है, ना सोशल सिक्योरिटी है। तो ये एक आखिरी कुठाराघात है मजदूर वर्ग। अब इस पर हम चर्चा शुरू करें मुकुंद, अगर आपसे। तो ये 19-20 में इन्हें पारित किया गया। उसी समय हमने देखा कि किसानों के हित के नाम पर भी कृषि कानून लाए गए 3। किसानों ने तो आंदोलन करके उसे वापस दिला दिया। लेकिन जो लेबर कोड है, इसको लेकर भी तमाम विरोध पूरे देश में चला। हमने अभी जुलाई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी देखी, उससे पहले भी लगातार जब से ये लागू हुए थे। लेकिन इसका असर कुछ नहीं दिखाई दिया जैसे किसान आंदोलन का दिखाई दिया। एक बात तो ये। दूसरा, आपकी नजर में जो आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये आत्मघाती है और एक तरह से मजदूरों के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुकुल जी, सबसे पहली बात तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, जिसके लिए हो रहा है वो क्या कह रहा है। सबसे बड़ी समस्या पिछले इस सरकार के दौरान हो गया है, जिसके लिए हित करके बताया जाता है वही कह रहा है मेरे हित की बात नहीं है। अब किसान कानून की बात करी, लेबर कोड की, और सबसे पहले ध्यान रखने चाहिए किस परिस्थितियों में इसको लाया गया था। कोरोना समय था, देश भर में मजदूर परेशान थे और सड़कों पे थे और विपक्ष के सारे सांसद सदन के बाहर थे, बाहर कर दिया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया था। उस बीच में हो हल्ले के बीच में ये लेबर कोड बारी बारी करके संसद से पास कराए गए थे। अब जब इसको नोटिफाई करने की ये सरकार, अगर मजदूर हितैषी थे इतने, तो सरकार तो उस दिन लागू कर देती जी। लेकिन मजदूर वर्ग में, देश भर में जो मजदूर वर्ग, जो संगठित मजदूर है, जैसे अदिति ने कहा संगठित मजदूरों की स्थिति है, तो वो तो पहले कानून में नहीं लड़ पा रहे थे, तो इसके खिलाफ क्या ही लड़ते। जो संगठित मजदूर ट्रेड यूनियंस में एफिलिएशन के साथ है, वो लगातार विरोध कर रहे थे। और आज से नहीं, आपको याद होगा इस पहले जब कोड की चर्चा हुई, 20 जनवरी की हड़ताल हुई थी जनवरी में, तब से ही हड़ताल 2020 में। उसके बाद जब किसान जिस दिन दिल्ली आए, संविधान दिवस दिन 26 नवंबर को दिल्ली चलो कॉल था, उस दिन भी देशव्यापी हड़ताल थी मजदूरों की जी। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कॉल पे। तो उसके बाद से कई हड़तालें हुई जिसमें लगातार ये इशू रहा और लगातार वो कहते रहे लेबर कोड जो है वो मजदूरों के लिए एक तरीके से मौत का फरमान है, उनके अधिकारों के साफ कुचलने की तैयारी है। और सबसे बड़ी सरकार जो कह रही है हम मजदूरों के हित में लाए हैं, हमारे देश में हमेशा से आईएलसी होती थी, अदिति है, अदिति ने कवर किया है, जब से हम जर्नलिज्म में आए तब से आईएलसी ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। 2015 के बाद से हमारे देश में इंडियन लेबर कांग्रेस हो ही नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इसमें क्या होता था, मजदूर पक्ष, सरकार और उद्योगपति
तीनों पक्ष की बातचीत होती थी, उसमें से आप कुछ निष्कर्ष पर निकलते थे। नरेंद्र मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है और उसका उद्घाटन भाषण आमतौर पर हमेशा प्रधानमंत्री दिया करते थे। जी। हमारे प्रधानमंत्री श्रममेव जयते का तो नारा दे रहे हैं, लेकिन एक भी आईएलसी नहीं करी। जहां उनको मौका मिलता सीधे मजदूर पक्ष के प्रतिनिधियों से बात करने का, वहां नहीं गए, वहां कोई चर्चा नहीं हुई। जब कोई चर्चा ही नहीं हुई, त्रिपक्षीय बातचीत ही नहीं हुई, तो अब कैसे कह रहे हैं कंसल्ट। अब ट्रेड यूनियन लीडर से हमारा अभी इंटरव्यू किया है, आएगा हमारे वेबसाइट पे, उन्होंने बताया एक भी जो त्रिपक्षीय बातचीत होती है वो नहीं करी है सरकार ने। और सरकार जो अपना पीआईबी के स्टेटमेंट में जिन्होंने दिया है, जो हम लेके आए, उसमें उन्होंने लिखा है, बोल्ड शब्दों में लिखा है, जो हमने त्रिपक्षीय बातचीत के बाद लाया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो एक तरफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मजदूरों के जो अधिकार थे, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार, या आपको सबसे बड़ा सवाल था जो पहले 100 मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं, तो अगर उससे ज्यादा है तो अगर आपको बंद करना है तो सरकारी परमिशन चाहिए होगी। अब उसको बढ़ा के आपने 300 कर दिया है। अगर एक डेटा हम ऐसे देख रहे थे, जब 100 का कैप था, उस समय भी हमारे देश के 77% जो फैक्ट्रियां थी वो उसके दायरे में आती थी। अगर आप उसको 300 कर रहे हैं, 90% हो रहा है, यानी कि देश के 90% वर्किंग क्लास जिसको आप फैक्ट्रियों मान रहे हैं, उनको हटाने का अधिकार, और कोई उनसे पूछेगा नहीं। जब मन करे मालिक उसको बंद कर सकता है, चटनी कर सकता है, फैक्ट्री बंद कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल है मजदूरों का अधिकार को लेकर। तो ये तो इसमें है अदिति कि हम देख रहे हैं जो आया है पूरा एक कोड है, जिसे मैंने कहा कि इसे डिकोड पहले भी मजदूरों ने किया है, मजदूर यूनियन ने, ट्रेड यूनियन ने। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो वेतन और मजदूरी का मामला है, भुगतान का, उसमें बहुत डाइल्यूशन किया, बहुत राहत दी है मालिकों को, काम के घंटों में, ओवर टाइम में, यानी एक तरह से पूरा जो उस तरह का बिजनेस मॉडल जो मोदी सरकार या पूंजीवादी व्यवस्था चाहती है वो उन्होंने लागू किया। तो ये जैसे मुकुंद ने भी कहा कि किसानों के लिए कानून लाए, किसानों को समझ में नहीं आए, लोगों ने कहा कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो जिसके हित में कानून ला रहे हैं, छात्रों, यहाँ छात्र की भी बात कहेंगे, एनईपी लाए, छात्रों ने उसका विरोध किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो लागू उसे कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मजदूरों की बात का असर एक तो क्यों नहीं मोदी सरकार पे हुआ, क्या बिल्कुल उसे दरकिनार कर दिया गया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जैसे ट्रेड यूनियन की बात की, ट्रेड यूनियन पहले ही बहुत कम जगह रह गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बनाने का अधिकार है ही नहीं उसका। तो तमाम इस तरह का, और मजदूरों की बात का असर क्यों नहीं हुआ जैसे किसानों का हुआ, आप क्या देखते हैं? देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये पहले ही पारित हो चुका था। ये कह रहे थे कि कोविड के टाइम पे जी। हुआ था, लेकिन मुझे तब भी लगता है, हालांकि मजदूर एक अलग तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं और किसान अलग तरह की परिस्थितियों में काम करते हैं, वहाँ सीजनल काम होता है, वो कर सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि उसी टाइम सड़क पे अगर उतरना था, हालांकि साल में एक बार हो रहा था, हड़ताल हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन मुझे कहीं ये लगता है कि उस तरह का दबाव, उस तरह का प्रेशर, ये सरकार तो वैसे आप जानते ही हैं कि किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जी। है ना। ये जो त्रिपक्षीय बातचीत की बात कर रहे हैं, आप मुझसे पूछे तो हो सकता है भारतीय मजदूर संघ, जो कि एकमात्र सेंट्रल ट्रेड यूनियन है जिसने समर्थन किया, उनसे बातचीत की होगी, लेकिन त्रिपक्षीय बातचीत जो है वो भारतीय यूपीए के मजदूर टाइम संघ से, किसका है वो भी बता हाँ, दीजिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, भारत मजदूर विंग है बस, जी। हाँ। लेकिन त्रिपक्षीय बातचीत लगभग खत्म हो चुकी है मोदी सरकार के आने के बाद। कांग्रेस के टाइम में कम से कम ये था कि बैठते थे, ये पीएफ इंटरेस्ट रेट हो या कुछ हो, तो एक तरफ तो सुनना ही एकदम बंद हो गया है, और दूसरा ये है, मुझे लगता है कि मजदूर संगठन जो है वो भी एक संगठित क्षेत्र, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो संगठित क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। 90% हमारे मजदूर जो हैं वो संगठित असंगठित क्षेत्र में है, जहां पे ना काम के घंटे हैं, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई कानून है। तो गुलामी की अवस्था में वो पहले ही है, और ये तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, लास्ट ट्विस्ट ऑफ द नाइफ, मतलब छुरा भोंकने के बाद जब आप आखिरी घुमाते हैं ना मारने के लिए, ये मजदूर वर्ग के साथ वही कर रही है सरकार। और इसके पीछे पूरी मंशा जो है वो वर्ल्ड बैंक का, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी जी, तो आपको फिलॉसफी उसी से वही क्लियर हो जाती मोदी है जी ने जो कि इस पे किस ट्वीट वर्ग भी के लिए किया, किया उसमें जा ही रहा कहा है, कि भाई हाँ, काम जिस तरह से किस सुलभ वर्ग के बनाना लिए है। किया जी। जा रहा है वो तो उसी से क्लियर और हो मैंने जाता देखा था हड़ताल के दौरान भी तमाम नेताओं ने बताया था, और मजदूरों ने भी, कि उस दौरान भी ये छुपाने की कोशिश की गई कि मजदूर इसके विरोध में हैं। उन्होंने बताया कि इतने संस्थान, इतने संगठन हमारे साथ हैं। सरकार के मंत्री जी ने कहा हमने नहीं, इसमें वो की। बीएमएस वाली बात समझने जी। की बहुत, 20 तारीख को जी। शाम को उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया लेबर मिनिस्टर सरकार को, जो हम 2 कोड का तो समर्थन करते हैं पार्सली, और 2 कोड का खिलाफत है। उसमें हमारे कुछ सुझाव हैं, अगर इसको मान लेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। सरकार ने कोई सुझाव नहीं माना।
लेकिन जब 21 तारीख को शाम को 5 बजे आता है तो बीएमएस उसका वेलकम कहता उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम आपका सहयोग करेंगे। तो बीएमएस मजदूर का वर्ग का प्रेशर उस पर था, लेकिन उसकी एक मजबूरियां हैं, कह सकते हैं सरकार समर्थन में, तो इसलिए उसको करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा भी सबसे बड़ा इसके इन सब में 2-3 चीजें तो बहुत, एक गिग वर्कर जो थे हमारे देश में, उनके पास कोई वो नहीं था, तो इसलिए उनको कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो गिग वर्कर्स कुछ एक सेक्टर जो उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन समझने की जरूरत है गिग वर्कर्स के लिए आप अलग से भी कई स्टेट्स में कानून बने थे और वो ज्यादा बेहतर कानून थे इसके मुकाबले। इसमें आप सिर्फ 2 चीजें कर रहे हैं, एक सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं और पेंशन की बात है, लेकिन उनके काम के घंटे कैसे तय होंगे उसकी कोई जिक्र नहीं है। और एक चीज और, उन्होंने ग्रेचुइटी हम आपको 1 साल पे दे देंगे, साल भर के बाद आपको ग्रेचुइटी दे देंगे, ये पहले 5 साल था। आप समझिए 1 साल के बाद आप नौकरी से हटाएंगे और 15 दिन की तनख्वाह देंगे, क्योंकि हायर एंड फायर जो इसमें दे रहे हैं आप, अपॉइंटमेंट लेटर का आप कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आपको, लेकिन ये मिलेगा आपको 2 साल के लिए रख रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, हायर एंड फायर, सबको आपने, जो अभी तक मजदूर, संगठित मजदूर लड़ पाता था, संगठित तो कोई था नहीं, लेकिन असंगठित मजदूर लड़ पाता था, आपने उसको खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ उनको दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर की स्कीम दे रहे हैं, ईएसआई में आपको एनरोलमेंट, पहले 10 का लिमिट था, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है अब, है ना। अब पहले 10 से अधिक मजदूर होंगे तो ईएसआई इंप्लीमेंटेशन था, अभी उन्होंने शुरू से ही कर दिया। कुछ चीजें दिखाई हैं, लेकिन वो सब दिखावे की हैं। इसमें मैं एक चीज बात बोलना चाहूंगी, आप जो अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर रहे हैं ना, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, और काफी जिसे कहते हैं कि कॉर्पोरेट संस्थाएं भी जो है, जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट में हायर कर रहे हैं, आधे बच्चों को बिना अपॉइंटमेंट लेटर के काम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रही है, नहीं, इन्होंने कंपलसरी कर देंगे, हम देंगे ठेकेदार को ठेका देते हैं। तो और कुछ चीजें जैसे होता है कि हमेशा हर कानून में ये करते हैं, हर चीज में, कि कुछ अच्छे नाम, कुछ अच्छी घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन जो उसकी मूल भावना और जो उसके भीतर का जो मूल कानून है, वो हमेशा एक तरह से जनता के खिलाफ ही जा रहा है। झूठ किस तरह से बोलते हैं, इन्होंने बोला जो हम इसमें तय कर रहे हैं, मिनिमम वेज सिर्फ लागू नहीं होगा, समय पे वेतन मिलेगी। हमारे देश में पहले से कानून है, जो 7 तारीख से पहले आपको देना है, 1000 से कम मजदूर 7 तारीख से पहले देना, अगर लेट करो उसके खिलाफ लड़के आपको मालिक पेनल्टी है, क्रिमिनल ऑफेंस है वो। लेकिन अब क्या है, अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है वो, अब मालिक अगर देगा तो उसको कुल मिला के नहीं मतलब पहले ही मजदूरों के पक्ष में भी जो कानून थे वो लागू नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो मिनिमम वेज का मामला हो, चाहे काम के घंटों का मामला हो। और अब जब ये कहा जा रहा है, पहले तो बताया ये हुआ कि 44 कानून जो थे पुराने, उन्हें सबको समाहित करके 4 लेबर कोड, अब ये आया कि 29 कानूनों को समाहित, 29 जो है 29 कानून, उन्हें समाहित करके 4। अब हर चीज को, क्योंकि मोदी सरकार है या कोई भी, तो वो उसे एक ऐतिहासिक और उनके भले के लिए बताती है। जैसे हमने कहा कि कृषि कानूनों को भी किसानों के भले के लिए कहा गया था, लेकिन उसे वापस लिया गया। और जो किसानों का सबसे भले का कानून है एमएसपी का, उसकी जो वो कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, वो देने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है, मंशा और किसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, ये सारा का सारा खेल हम अब देख रहे हैं। और जैसे अदिति ने भी कहा और उसने कि ये आखिरी वार है एक तरह से, और छुरा तो मार दिया गया था पहले ही, अब उसे बिल्कुल आपकी जान अब लेने की तैयारी उसकी, उन्होंने उसे घुमा दिया है। अब हम चलते हैं दूसरा, इसी तरह का एक और कानून है, जिसे भी, वो भी पहले पारित हो चुका था, और उसे भी अभी इसी नवंबर में, 14 नवंबर को जब बिहार के रिजल्ट आ रहे थे, उसी शोर के दौरान उसे भी नोटिफाई कर दिया गया है। वो है डीपीडीपी, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। उसके रूल जो हैं उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है, यानी अब वो भी लागू हो गए हैं। इसमें जो बहुत कई तरह के सवाल आ रहे हैं तमाम आरटीआई को लेकर के, आरटीआई भी कमजोर हो रही है, किस तरह से जनता के अधिकारों में कटौती हो रही है, ये सारी बातें हैं, ये बड़ी ही गंभीर चिंता की बात है। तो इस पर क्या है पंच बताएंगी अदिति? मुकुंद जी, इसमें मेरा वही पंच है कि इसमें भी सरकार ने जो है ये एक करके रखा था कि पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे, और बहुत से जो जानकार लोग हैं, जैसे इंटरनेट फ्रीडम वाले हैं, और ये लोग, उन लोगों ने अपनी जो थी काफी चीजें उसमें जो है इन्होंने अडॉप्ट नहीं की है। हालांकि एक प्राइवेसी लॉ आने की जरूरत थी, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि राज्य, मतलब स्टेट मशीनरी को कुछ ज्यादा ही हक दिया है कि वो लोगों का सर्वेलेंस कर सके। मुकुंद, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल जी, नाम के लिए हमारा देश डिजिटल इंडिया बन चुका है, लेकिन डिजिटल इंडिया में जो जनता है उनके डिजिटल डेटा का कोई अधिकार नहीं बचा है। सरकार ने पूरी तरह से खुद को केंद्रीकृत, सारा अधिकार केंद्रित कर लिया है, बल्कि और सरकार अपना डेटा छुपाएगी, लेकिन जनता के डेटा पे उसका कोई अधिकार जनता का नहीं रह गया है।
मुकुल जी, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा भी इस पर यही मानना है कि डेटा सुरक्षा के नाम पर जनता के अधिकारों में कटौती की गई है, चोट की गई है, आरटीआई को भी कमजोर किया गया है। और जिस तरह से चीजें छिपाने वाली बात है, इस चीजें बताने की बजाय वो छिपाने की एक उन्होंने कानून बनाया है कि अगर आप चाहें व्यक्तिगत हित के नाम पर तो आप चीजों को छिपा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत खतरे की घंटी है। अब इस पर हम चलें अगर अदिति बात में, कि हमने अभी बात की 4 लेबर कोड की, अब ये डीपीडीपी, वही बात है, नाम है कि आपके प्रोटेक्शन का बात है। और मैंने जो पूरी प्रेस रिलीज पढ़ी पीआईबी और उस सब की, कि बड़ा ये भी ऐतिहासिक काम है, सारे ऐतिहासिक काम है और जो कभी 70 सालों में नहीं हुए उस तरह से। लेकिन जो दो इसमें चिंताएं सामने आई हैं, एक आई है आरटीआई, जो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसे कमजोर किया जा रहा है। अब आपको सारी जानकारी देने की, या मतलब आप बाध्य नहीं हैं, जो पहले बाध्य हुआ करते थे अब आप छिपा सकते हैं। एक आया है पत्रकारिता पर भी, कि उस पर भी एक सर्विलांस, उस पर निगरानी बढ़ जाएगी और उसके लिए तमाम तरह के उस पर सख्ती की जा सकती है। तो आप इसे किस तरह से देख रही हैं पूरा? नहीं, तो मैं तो इसको इसी तरह से देख रही हूँ कि हालांकि डाटा, पर्सनल डाटा, प्राइवेसी होनी चाहिए, जी। लेकिन अब तक हमारा डाटा तो पता नहीं दुनिया की किन जगह। आप देखेंगे कि सरकार ने खुद ही nic.in जो कि सरकारी संस्था के है, उसको ना दे के जोहो को ईमेल्स जी। शुरू कर दिए हैं, जो एक सरकारी मिनिस्ट्री है उन्होंने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो आप ऑलरेडी जो है एक तरफ से सारा कुछ पब्लिक कर रहे हैं और प्राइवेट को दे रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी, कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं है। तो दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं कि जहां तक आपने आरटीआई की बात की, वहां पे प्रोटेक्शन के नाम पे आप इंफॉर्मेशन को साझा नहीं करेंगे। मसलन किसी एक क्रिटिक ने बताया कि कल को आप जाना चाहें कि ज्ञानेश कुमार हैं या कुछ हैं, उनके ये इधर का क्या काम करते हैं और इस पे कितना खर्चा हुआ, या फलाने के हेलीकॉप्टर पे कितना खर्चा हुआ, तो वो कहेंगे कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी है या ये है या कुछ है, और इसको यूज करेंगे ताकि जनता को इंफॉर्मेशन ना हाँ, वो किसी भी चीज को कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक हित में नहीं है और हम जो निजी उसका नहीं जानकारी जो है वो खुली रह गई है और वो लोग अपना चाहे तो छुपा सकते हैं। हाँ, तो मुकुंद, जैसे अदिति ने भी कहा, वो हम इसमें देख रहे हैं, जो हमें चिंताएं सामने आ रही हैं कि एक तो निजता के नाम पर जो प्राइवेसी है और पारदर्शिता जो है, उसका भी एक टकराव हो रहा है इसमें। एक तो मामला ये हो रहा है, फिर एक पत्रकारिता को लेकर चिंता है। उसे पत्रकारिता वाला सेक्शन आप कैसे देखते हैं? मुकुल, सबसे बड़ी बात ये है, जो ये सरकार जो कानून लेके आती है, ये भी लेके आई वो, और उसको हमारे हित में बताए, जनता के हित में ही है। लेकिन सवाल है क्या दिखाना चाहती है, क्या छुपाना चाहती है, अब सरकार के कंट्रोल में। अब उस पर जनता का कोई अधिकार नहीं है। आरटीआई मुझे लगता है पिछले कुछ सालों के अंदर पहले ही कमजोर कर दिया गया। ये सबसे बड़ा अधिकार मिला था मनमोहन और सरकार में। इसीलिए ये हो क्या रहा है, पिछले कुछ हर कानून में ये हो रहा है, जो आपके अधिकार धीरे धीरे पहले कम कर दिए जाते हैं। लोग लगता है इसका खत्म होने में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो वो फिर पूरी तरीके से आखिरी में उसको आखिरी वार जिस तरह से बोलते हैं वो करके खत्म कर दिया जा रहा है। आरटीआई के साथ भी वही हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल है, जो अब मैं रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्ट लिखना चाहता हूँ, मुझे किसी डीएम के खिलाफ कोई खबर मिली, जो डीएम ने करप्शन किया, इतना पैसा उसके पास है, ये है, अब मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता हूँ जब तक उसकी अनुमति ना हो। अब बताओ कौन सा आईएएस अफसर मुझे लिख के देगा जो मैं पूछूं, सर आईएएस ही नहीं, कोई ठेकेदार है, अगर पुल बना रहा है, हाँ, अब उसकी सहमति चाहिए। हमने देखा इस देश के अंदर 2G 3G जब भी इतने घोटाले में कितने नेताओं खुल के नाम लिखे गए। आज अगर हम लिखते हैं तो सरकार होना चाहिए डेमोक्रेसी में, नहीं, लेकिन अगर ये भी संभावना है, अगर हम किसी नेता के खिलाफ लिखा, कल को सरकार हमें उसमें उठा के बंद भी कर सकती है। मानहानि के बड़े कारण है। खुद ये सरकार कैसे आई है 16 जीरो लगाने के बाद, कोल स्कैम जिसके आज एक भी नहीं हो रहा है, उस पे आई है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी है तो मेरे को पूछना पड़ेगा उससे, सहमति चाहिए, या तो कोर्ट से ऑर्डर हो जाए। हमें पता है कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में कितना लंबे समय मिलता है, तो वो तो एक अलग मसला है, वहां तो रिपोर्टर के बस की बात नहीं है। तो लेकिन जब मैं लिख रिपोर्ट, बेसिक रिपोर्ट, मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं रोजगार अधिकारी के खिलाफ नहीं लिख सकता, पहले उससे पूछूं, सर मैं आपके यहाँ आपके इसमें करप्शन हुआ है, आपका नाम लिख दूं क्या, आपके नाम से लिखूंगा? बोलेगा पागल हो गया, मेरा नाम लिखना तो पहले ये काट दे। तो आप समझ रहे, जो ये सिर्फ सूचना कंट्रोल, और अभी हो गया, अभी देखिए ना, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया जो व्हाट्सएप करने सारा डेटा लीक हो गया हमारा, सबके नंबर पब्लिक, मतलब एक तरीके से लीक हो गए। तो इस देश के अंदर जो बड़े उद्योगपति, पूंजीपति है, उनका क्या हाल है बताए? सरकार ने अपना जीमेल का प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अभी एक बड़े उद्योगपति किसी जगह इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा सरकार ने हमारे यहाँ लगाया था, सरकारी दफ्तरों में, मिनिस्ट्रीज में लगाया था फिंगरप्रिंट्स, अटेंडेंस मार्क करने के लिए।
वो मशीन जो थी उसमें चिप जो थी वो चाइना की थी, पता चला वो सारा डेटा ही चाइना कॉपी कर रहा है, फिर फटाफट सारी मिनिस्ट्रीज को हटाया गया। तो डेटा प्रोटेक्शन में हमारा अपना क्या है? कुछ नहीं, इसमें हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आप लगा नहीं रहे। अब विश्वविद्यालयों के अंदर लाइब्रेरी, अभी जेएनयू के अंदर आंदोलन शुरू हुआ है, आपने लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ने जाएगा, पहले फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा रहे हैं वहां पर, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आप वहां तो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन पूरे डेटा क्लाउड में बड़े उद्योगपति जो हमारे डेटा चोरी करके उसका इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पास धोखाधड़ी हो रही है, उस पर कोई जवाबदेही किसी की पर नहीं जैसे है। अदिति, एक ये भी है कि जनता क्योंकि आमतौर पे मानती है कि उन्हें गोदी मीडिया, जो जो कॉर्पोरेट मीडिया, वो एक तरह से बेलगाम भी हो गया, वो किसी के लिए भी कुछ भी छाप दे रहा है, चला दे रहा है। क्या इससे उस पर भी लगाम लगेगी, या जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्हीं पर लगाम लगेगी और वो पहले की तरह आजाद रहेंगे? मुकुल जी, मुझे लगता है अगर सरकार चाहे तो उन पे लगाम लग सकती है, लेकिन क्योंकि वो गोदी मीडिया कहलाई जाती है तो सरकार जो है इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर ही ज्यादा मतलब इसका हमने पिछले इस्तेमाल दिनों भी करेगी, देखा। खासकर सोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर। सोर्स प्रोटेक्शन जर्नलिज्म के एकमात्र चीज है जो जर्नलिज्म को आज तक जिंदा रखे हुए है। अगर आप सोर्स प्रोटेक्शन के ऊपर कुठाराघात करेंगे तो ये जर्नलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि जनता के हित के नाम पर किस तरह के नियम, कायदे और बाकायदा बड़े चुपके, बड़े ढंग से लाए जा रहे हैं। कई कई साल पहले कानून पारित कर दिए जाते हैं, फिर वो देखते हैं विरोध है, फिर वो लागू किए जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा भी कुछ कुछ यही सब है कि देश में किस तरह से चीजें बदल रही हैं और बदली जा रही हैं। वो है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो हो रहा है विशेष। उसमें जो इस बार जो 12 राज्य में हो रही है, वो एसआईआर जानलेवा बनती जा रही है। कई राज्यों से बंगाल हो, केरल हो, राजस्थान हो, ये खबरें आ रही हैं कि जो बीएलओज हैं, जो आपके फॉर्म भर रहे हैं, जिन्हें ये काम सौंपा गया है एसआईआर का, वो बहुत दबाव में हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम इस तरह की, और जनता भी परेशान है, जिसे फॉर्म भरना है उस पर भी कोई ट्रेनिंग नहीं और बीएलओ को भी कोई ट्रेनिंग नहीं। तो इस सब पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। मुकुल जी, एसआईआर का जहां तक सवाल है, हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को मशीन की तरह, खासकर जो डी ग्रुप और सी ग्रुप में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा पहले से दबाव में, उन पर एक और काम का बोझ डाल के, और इसी दिख रहा है जिससे दबाव में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। बड़ा गंभीर चिंताजनक है, इस पर सोचने की जरूरत है। मुकुल जी, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुंद, मेरा मानना है कि बहुत हड़बड़ी में ये सारे काम हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव आयोग ने या सरकार ने बिहार से भी कोई सबक नहीं लिया। वहां इतनी चीजें रही, चुनाव भी हो गया और तमाम गड़बड़ियां अब भी सामने आ रही हैं। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? और जिन राज्यों में अभी बाद में चुनाव होने हैं, वहां भी वो 1 महीने की टाइमलाइन क्यों दी गई है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी वजह से दबाव में है बीएलओज, और उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे। अदिति, क्या है इस पर आपका पंच? मुकुल जी, मेरा ये मानना है कि ये बहुत दुख की बात है कि ये सरकार जो है वो हर अपने रूटीन काम को एक तमाशा बना रही है। डिमोनेटाइजेशन सालों से आता रहा है, लेकिन उसको इतना बड़ा तमाशा बनाया गया, कम से कम कहते हैं 100-150 लोगों की उसमें जाने गई। अब सर का भी यही है, ये एक काम है जो सालों से होता आया है, वोटर रिविजन होता रहा है, लेकिन जिस तरह से ये सरकार उसको कर रही है, बीएलओज के ऊपर इतना प्रेशर हो रहा है और कि सुसाइड के हद तक जा रहे हैं, ये एक बहुत दुख का विषय है जिसे मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। तो अदिति, मैं इस पे पूछूं कि ये इतनी वही वाली जो बात हम कह रहे हैं कि हड़बड़ी की एक बात है कि बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं है, कैसे वो जाएं, घर घर फॉर्म नहीं दिए जा रहे, जो नियम है 2 फॉर्म दिए जाने वो दिए नहीं जा रहे हैं, जनता को भी नहीं पता वो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, नए लेके जाएं। भाई अभी बिहार में हुआ था सिर्फ एक उसमें। तो एक तो इतनी जल्दबाजी और ये मनमानी, क्योंकि ये शुद्धिकरण है, एक विशेष शुद्धिकरण, यानी जो आपने कहा रूटीन काम था, हर बार शुद्धिकरण होता है मतदाता सूची का, लेकिन ये विशेष था और कहा गया था इसमें बहुत। और हमने बिहार में ये देखा कि उसके बावजूद चुनाव हो गए और वो तमाम गलतियां आ रही हैं, चाहे वो फर्जी वोटर हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, चाहे वो गलत नाम जुड़े हैं, चाहे वो किसी तरह की चीजें हैं, सही नाम कटे हैं, सही नाम बहुत है ना। तो ये सारे हम जो देख रहे हैं, उसके बाद भी चीजें बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। तो फिर आपको मंशा क्या लग रही है कि अब ये यहाँ से कहाँ जा रहा है ये पूरा एसआईआर, किस तरह? ये तो बहुत जानलेवा हो जाएगा। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए, मतलब हमारे जनतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर इंसान को, जो सिटीजन है, उसको वोट का अधिकार है। तो ये चीज जो है जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आपने बताया कि बीएलओज के ऊपर प्रेशर की जहां तक बात है, मुकुंद बता रहे हैं मशीन की तरह उनको रखा गया है, ट्रेनिंग ठीक से दी नहीं जा रही है। मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में जो आई थी वो बेचारी स्कूल टीचर है, वो दोनों बच्चों को लेके साथ चल रही थी।
तो दोनों बच्चों को लेके साथ चल रही हैं और तब साथ साथ करा रही हैं, इतना करा रहे हैं, प्रेशर में है क्योंकि आपने उनको बोल दिया। और जहां तक जनता का सवाल है, जनता भी घबराई हुई है क्योंकि इसके साथ उनके काफी बेनिफिट्स, काफी वेलफेयर जुड़े हुए हैं सिटीजनशिप के साथ। तो उसको एक सिटीजनशिप की भी एक डर लगता है कि मुझे ये, अगर मेरा वोटर कार्ड नहीं बनेगा तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट नहीं हाँ, ये मिलेगा। बिल्कुल आशंका और है और ये आगे सच भी हो सकती है। तीसरी जी। बात मैं बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है कि ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार जो है, उसकी मंशा यही है कि विपक्ष को है एसआईआर में ही उलझाए रखो ताकि वो सही जो मुद्दे हैं उनको ना उठा सके। मुकुंद, ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर ही सारा कुछ मामला हो रहा है, पर चुनाव आयोग खुद को स्वतंत्र कहता है, वो ये करता है काम। लेकिन सरकार जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम था जिसके हिसाब से पूरी योजनाएं बनती हैं 5-5, 10-10 साल की, और पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, वो था जनगणना का काम। वो करा नहीं पाया। घोषणा हो गई थी पर वो जनगणना तब शुरू हुई या नहीं हुई वो भी नहीं। इससे कराई जाएगी सब सरकारी जो जितने टीचर हैं। 21 में होनी थी, 25 आ गया। एसआईआर एकदम चाहिए। वो एसआईआर आपको एकदम क्यों चाहिए? इसके पीछे क्या मामला है? देखिए मुकुल जी, एक चीज तो है जो एसआईआर, जैसा इन्होंने कहा, हर साल होता है, हर चुनाव से पहले होता ही होता है। और अभी तक अगर नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। जो फर्जी वोटर है तो वोटर लिस्ट बनाने का काम चुनाव आयोग का ही है। लेकिन इस बार ये पूरा जो एक तरीके का आडंबर और पूरा तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है, पूरे देश को एक तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है जो हम कुछ नया कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है उसके अंदर। हमेशा से ये तय होता है जो फर्जी वोटर हटाया जाए, जो जेन्युइन वोटर उसको जोड़ा जाए। मुख्य काम इसका यही है, शुद्धिकरण। मरे हुए हैं उन्हें बाहर किया जाए। और ये शब्दों का खेल होता है, हर बार ये करते हैं शब्दों के नाम पे, शुद्धिकरण और ये प्योरिटी। प्योरिटी क्या है इनके? प्योरिटी अगर आपकी है, आपकी वोटर लिस्ट में क्या प्योरिटी निकली? आपने बिहार चुनाव कराया, वही मैं कह रहा हूं, उसका कोई सबक नहीं मिला। प्योरिटी आपके हिसाब से जो आप मान लेंगे वो प्योरिटी हमको बता दिया जाएगा ये है। लेकिन एसआईआर होने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप करिए, जो आपको लगता है गलत वोटर उसको हटाइए, आपका काम है। और उसमें चूंकि पॉलिटिकल पार्टी भी एक पार्टी होती है, वो भी अपना इनपुट दे और करे काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आपके देश में सरकारी कर्मचारी की हालत क्या है। कई स्कूल्स में हम जानते हैं जो टीचर्स हैं वो कई स्कूल में सिंगल टीचर है, उन पे 100 बच्चों का दबाव है, 200 बच्चों का दबाव है, वो काम करे। और सिर्फ हमारे एक लौता हिंदुस्तान दुनिया के ऐसे वृहद देशों में होगा जहां टीचर सिर्फ पढ़ाई के अलावा उसके पास और 50 काम होते हैं। बिल्कुल। कलर के काम कर रहे हैं, वो अटेंडेंस शीट बनाए, आपके सारे काम कराए, पशु गणना कराए। अब उनको अपने इलेक्शन, अब ये भी नहीं है जो टीचर की ड्यूटी अपने एसआईआर में लगाई है वो स्कूल छोड़ के जाएगा, वो स्कूल पढ़ाएगा उसके साथ एसआईआर करेगा। तो अब उसमें कितना पर अभी कुछ जगह ये सुविधा दी गई कि आप 3-4 टीचर से 2 पढ़ा लें और 2 एसआईआर करें। बेसिकली अब उसका मुख्य काम उसको हटा रहे हैं ना जी, उसकी जिम्मेदारी गई ना। बच्चे भी सफर कर रहे हैं, बच्चे भी सफर कर रहे हैं। और ये जवाबदेही, और जो चूंकि प्रेशर सब पे है, आपने टाइमलाइन डेडलाइन दे दिया, प्रेशर है, उस प्रेशर में क्या होगा, गलतियां भी ज्यादा होंगी, जो हमने बिहार में देखा। और वो इलेक्शन कमीशन अब जब आपको ये काम करना है, आप करिए स्मूथली। आपके पास अगर दिल्ली में होना है, दिल्ली में 5 साल बाद चुनाव है, 2 साल बाद नगर निगम को चुनाव है, आपके पास 2 साल है, आराम से लेके आराम से करिए ना। हड़बड़ी क्या है? हड़बड़ी वही मैं कह रहा हूं, जैसे यूपी में, मैं यूपी का मतदाता हूं, वहां 2027 में चुनाव होना है, तो वहां भी आपकी टाइमलाइन केरल बंगाल के साथ है। ये तो समझ में नहीं आती बात। वहां आप थोड़ा बाद में कर सकते थे। केरल बंगाल में भी, और जो आपने कहा एसआईआर करने का मतलब कुछ नहीं है, एक भूत बनाने की कोशिश है, नकली आडंबर भूत बनाने की। इसे बांग्लादेशी मुसलमान डराने की कोशिश है, डराए रखना। और वो जो पॉलिटिकल इंटेंशन की हम बात कर रहे हैं, मंशा की, क्योंकि पहले बिहार को लेकर भी यही शोर मचाया गया कि हमें घुसपैठिया विदेशी हटाने, पर आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए हटाए गए। पर वो एक भ्रम बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो उसके साथ चुनाव एक पार्टी का हित है। इसी के साथ आप अभी देखेंगे आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव में इतना ज्यादा घुसपैठिया होना है, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम किया जाना है इसी एसआईआर के मार्फत और इसी के नाम पर, कि आप देखेंगे कि और कोई आंकड़ा नहीं बताया जाएगा और एक नैरेटिव बनाने के उसमें काम ये आएगा। और यही एक चल रहा है कि एक नैरेटिव बनाया जाए, नैरेटिव के आधार पर। है तो अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, 10 साल हो गए अपने। वो नहीं देंगे और वो तमाम तरह की दूसरों पर ही डाल देंगे और बता देंगे कि क्या इतनी लंबी सीमा है और इतनी वो है। और तो एसआईआर में से आपने एक बार नाम हटा दिया, वोटर ही तो हट जाएगा। अगर घुसपैठिया है फिर आ जाएगा। आपके देश के लिए कैसा वो नुकसानदेह है, फायदेमंद है, ये आपको देखना है ना। और आपको सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हटाकर आप, या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी हो और आप बताइए तो कितने हटे, तो हमें भी लगे कि हाँ भाई एक काम हुआ है। लेकिन बिहार में नहीं पता लगा कि कितने घुसपैठिया थे, लेकिन एक हवा बना हुआ है, एक डर बना हुआ है, उसके नाम पर तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा। ये जो है ना टारगेट, और यही बीएलओ को तमाम तरह के दबाव हैं और जल्दबाजी, ये सारी हड़बड़ी हम देख रहे हैं।
तो इन सबके इस आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश जिस तरफ बढ़ रहा है, तो ये इसके काफ़ी महत्वपूर्ण, बड़े गंभीर नतीजे भी हमारे सामने देखने को मिलेंगे। चाहे वो लेबर कोड लागू हो गया है, चाहे वो डीपीडीपी लागू हो गया है, वो किसान उनका भले ही कृषि कानून वापस हो गया, लेकिन उसे भी पीछे के रास्ते से जगह लाया जगह जा लागू किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है दोस्तों। और सरकार है, हमने चुनी है, तो अब सवाल उठाना भी हमारा काम है और उसका गलत अगर हमें लग रहा है तो विरोध करना भी हमारा ही काम है। तो ये सब देखने वाली बात है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया।